बीती ताही बिसार दे आगे की सूद ले। आप लोगों ने बात सुनी होगी, मतलब भी पता होगा कि जो बीत गया है उसको भूल जाओ और आगे आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज ऐसा नहीं करना भाई। क्यों नहीं करना? आज जो लेक्चर देखने जा रहे हो इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है, ठीक है? तो पिछला वाला भूलना नहीं है। बीती ताही बिसारी दे ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज जो लेक्चर करने जा रहे हैं इसके लिए पिछला लेक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में हमने देखा था, टोटल सेल्स का ग्राफ, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ और हमने वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ देखा था। साथ में फिर हमने एक चार्ट बनाया था जिसे हमने बोला था ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है? तो ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में सीख ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पिछले लेक्चर में जो बच गया था वो 4 टॉपिक करने वाले हैं। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कंट्रीब्यूशनल मार्जिन क्या होता है। सेकंड रहेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। थर्ड रहेगा पीवी रेशियो क्या होता है और फोर्थ रहेगा पीवी ग्राफ क्या होता है। ठीक है जी, ये 4 टॉपिक करेंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यही 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने कर लिया था थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, इसके साथ आज के लेक्चर में जो करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मैकेंजी मलिक साहब चैनल पर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आई होप आप इंजॉय करेंगे। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि एक ये हमारा ब्रेक इवन चार्ट होता है। उसमें हमने क्या देखा था, एक लाइन होती है फिक्स कॉस्ट को हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करने लगे तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो वही कॉस्ट होती है जो हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसको एफ से डिनोट कर रहे थे हम, ठीक है जी। इसके बाद अगर हमारी बात करें तो टोटल कॉस्ट के लिए हमने क्या किया था, ये ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है ये हमारी टोटल कॉस्ट को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, टोटल कॉस्ट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रेड लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये टोटल सेल्स को इंडिकेट कर रही है। सेल्स उसको हम स्मॉल एस में, सॉरी कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी ये चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, हमें क्या पता है कि जब शुरू में हमारी क्वांटिटीज़ हमने बना तो दी सारी, मान लो फॉर एग्जांपल कल वाला ही एग्जांपल देखें तो 5000 क्वांटिटी अगर हमने बनाई तो 5000 क्वांटिटी बना तो दी, उसमें जो कॉस्ट आई वो तो यहाँ से डिनोट हो गई। जब हम बात करेंगे सेल्स की तो शुरू में जब क्वांटिटी हमारी बिकने लगेगी तो शुरू में हम रहेंगे लॉस में, ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट हम आ जाएंगे प्रॉफिट में। वो पॉइंट जिससे पहले हमें लॉस हो रहा था और जिसके बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है, उस पॉइंट को क्या बोला था हमने, ब्रेक इवन पॉइंट। इसी के लिए हम पढ़ रहे थे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन, ठीक है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, ऐसे पॉइंट को क्या बोल लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स BEP, एक्स ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो एक और चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या, आप एक चीज़ देखो, हमने जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है उसको सबको पता है, जब 2 लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल होगा इट विल बी इक्वल टू दैट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है जी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, ये एंगल कंसीडर करो, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है जी। ये बात तो सबको क्लियर है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लिखना चाहें अगर हम तो लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या थीटा वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज दैट एंगल, या फिर यू कैन से हाँ, इट इज द एंगल बिटवीन टोटल सेल्स एंड टोटल कोस्ट लाइन। इट इज द एंगल बिटवीन टोटल सेल्स एंड टोटल कोस्ट लाइन। टोटल सेल्स की लाइन ये है, टोटल कोस्ट की लाइन ये है। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। कैसे? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, देखो अभी कंसीडर करो ये है एंगल, ठीक है। अगर ये एंगल ज़्यादा होगा तो मतलब ये ऐसे रहेगा, और ऐसे रहेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि ये हमारा डायग्राम भी ख़राब ना हो। ये एक, अगर कंसीडर करो मैंने ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ कर दिया, उसमें हमारा क्या हुआ? हमारे को यहीं पे प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ठीक है। यहीं पे हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो गया तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ जाएगा। ये मान लो फाई है तो ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया, यहाँ पे एंगल यानी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव हो गया। थोड़ी क्वांटिटी में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया, ठीक है जी। तो जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतना ही हमारे को बेनिफिशियल होगा। तो हायर द एंगल मोर विल बी द प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी हायर और लोअर, तो क्या लिखोगे? हायर। जितना हायर हमारा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सिस्टम इफेक्टिव होगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा पहले ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, थोड़ी क्वांटिटीज पे ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा करने का मतलब क्या है? हमें सेल्स प्राइस की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इन्फिनिटी कर दें, इतना ज़्यादा कर दें कि भाई हमारे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट से मतलब है। हमारी क्वांटिटी बिकनी भी तो चाहिए, क्वांटिटी उतनी वर्थ होनी चाहिए कि आप उसको खरीदा जाए, ठीक है जी। हायर द एंगल मोर विल बी द प्रॉफिट। ये आई होप आपको क्लियर होगा। मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अब बात करते हैं एक और टर्म जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ऑब्वियसली क्या है ये वो मार्जिन है जिसमें हम सेफ हैं। नाम से क्या समझ में आ रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो मार्जिन है जिसमें हम सेफ हैं। कंसीडर करो, हमें क्या पता है ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। इस पॉइंट से अगर हम कम रहेंगे तो ये तो हमेशा लॉस में रहेगा, ये तो हमें पता ही है। और ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी उतने ही हम सेफ साइड में हैं। तो अगर हम बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इट इज़ दैट मार्जिन अबव ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा बिक रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे 5000 क्वांटिटी थी, अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे 4000 क्वांटिटी पे हम देखने लगे, कल की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया था 3333.33, ठीक है। 3333.33 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया था। यहाँ पे लगभग 666 यूनिट जो है हमारा क्या आ गया? मार्जिन आ गया, ठीक है जी। तो ये मार्जिन कौन सा है कि जो हमें प्रॉफिट में रख रहा है? अगर हमारी 4000 क्वांटिटी बिकेंगी तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा? 666 यूनिट। या हम इसको इन टर्म्स ऑफ सेल्स बात करेंगे तो उनको एक के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कंसीडर करो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन सेल्स। और ये मान लो हमारी टोटल सेल्स है,
तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद जो इसका फॉर्मूला रहेगा वो लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज द डिफरेंस या फिर इट इज द, हाँ ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम बात करें मैथमेटिकली, अगर लिखना चाहें मैथमेटिकली, क्या आ जाएगा हम हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स एट एक्स जो है हमारी टोटल क्वांटिटी अगर मान लें, माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी पे ही हमें देखना है। कोई हमसे पूछ ले अगर कि अगर हम 4000 यूनिट बेच रहे हैं या 4500 यूनिट बेच रहे हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेल्स क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 4500 रख देंगे, जो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे रख देंगे, तो उससे हमारा मार्जिन ऑफ सेल्स निकल जाएगा। ये क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर बात करें इसको एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कैसे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम मार्जिन ऑफ सेल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एक्स माइनस एस बी ई पी, वेयर एस एक्स क्या है, सेल्स एट एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी ये वाली सेल्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इसको अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर लिखने लगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो क्या आ जाएगा, एस एक्स माइनस एस बी ई पी डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू 100। ठीक है, ये क्या आ गया, एस एक्स क्या है, वो क्वांटिटी जितने पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे अगर मान लो 4000 यूनिट पे बात करेंगे तो 4000 अगर यूनिट हमारी प्रोडक्शन की हैं या सेल्स की हैं, उस पे हमारा कितना सेलिंग प्राइस है, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना सेलिंग प्राइस है, डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट वाला। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये हमारा आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख लिया, यहाँ तक हमारा एक तरीके से ब्रेक इवन चार्ट का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट का इतना ही कंट्रीब्यूशन था आज के उसमें। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशनल मार्जिन की। ठीक है जी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, या कुछ अगर आपको मतलब हवाई नहीं लगी किसी टॉपिक की तो बताओ यार। जब आप बताओगे तभी आपकी प्रॉब्लम्स का हल कर पाऊंगा मैं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं टॉपिक्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि सबको समझ में आ जाए। कंट्रीब्यूशनल मार्जिन, जिसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ लिया है उसको एक बात तो क्लियर होगी, कंट्रीब्यूशनल मार्जिन, मैं सीएम लिख रहा हूं इसको। जिसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ लिया है उसको एक बात तो क्लियर होगी, कंट्रीब्यूशनल मार्जिन भी कुछ ऐसी ही टर्म होगी
जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा वो वाला मार्जिन देख रहे हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही है ये। अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी लिखवाई थी, आज भी लिखवा देता हूँ। हमें क्या पता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स प्राइस प्लस वेरिएबल प्राइस। ये हमारी होती है टोटल कॉस्ट। जब हमारी बात आती है सेल्स की, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स प्राइस प्लस वेरिएबल प्राइस प्लस प्लस प्रॉफिट। फिक्स प्राइस प्लस वेरिएबल प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हमने एक चीज़ नोट करी थी, एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, और यहाँ से हमारा क्या आया था, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस पी। और जब हमें पता है यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। ये वाली हमने इक्वेशन कल की थी। जिसको याद, अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको पिछले लेक्चर का लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ जाइए और पिछला लेक्चर देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल ठीक है, हमारा ये इक्वेशन थी। हमने क्या बात करी थी, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। तो हमारा x जो है, अगर हम x को BEP लिख देते हैं, x BEP f डिवाइडेड बाय एस माइनस वी आ गया, f डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। ये हमारा क्या आ गया, वो गवर्निंग इक्वेशन आ गई जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए काम आती है। ये वो इक्वेशन है जिससे हमारा डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको कि कितने पार्ले जी के बिस्किट पैकेट बेचने पड़ेंगे कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हो। फिक्स प्राइस मैंने 7,000 बता दिया था, सेलिंग प्राइस मैंने 5 बता दिया था, ये 4 बता दिया था। डिफरेंस करोगे, नीचे 1 आ रहा तो 7,000 यूनिट आ गया आपका डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो गया। पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, बहुत आराम से ऐसे यहीं पे कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा वो जो क्वेश्चन था वो तो हो गया, 7,000 उसका आंसर है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिप्लाई किया था, मेरे को बहुत खुशी हुई, ठीक है। अलग से पर्सनली रिप्लाई किए थे भाई, ये वीडियो पे तो पता नहीं किसी ने किया था कि नहीं किया था, लेकिन बाकियों ने पर्सनली रिप्लाई किए थे और वो मैंने देखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सबका आंसर करेक्ट था, किसी का गलत आंसर नहीं आया था। तो अब अगर बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की, हमने गवर्निंग इक्वेशन देख ली थी। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन जो है, इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है, वो मार्जिन जो हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है किस में, प्रॉफिट में, वो मार्जिन जो हमारा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है जी। ये होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन, बिल्कुल ठीक बात है। वो मार्जिन जो हमारा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशनल मार्जिन। आप एक नॉर्मल सी बात बताओ मेरे को कि फिक्स प्राइस जो हमारा है वो तो हमारा नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कंट्रीब्यूशनल मार्जिन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशनल मार्जिन को हम ग्रोस मार्जिन या मार्जिनल प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, ग्रोस मार्जिन और मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट, ग्रोस मार्जिन और मार्जिनल प्रॉफिट बोलते हैं। अगर आप एक नॉर्मल सी बात बताओ मेरे को, फिक्स प्राइस तो ऐसा प्राइस है जो हमारा नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो मेन हमारा जो फैक्टर है जो गवर्न कर रहा है किस चीज़ को, हमारे ग्रोस मार्जिन को, वो कौन सा है, सेल्स और वेरिएबल प्राइस का डिफरेंस। सेल्स और वेरिएबल प्राइस जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या गवर्न करता है, कंट्रीब्यूशनल मार्जिन। तो हम कंट्रीब्यूशनल मार्जिन या ग्रोस मार्जिन को अगर लिखने लगें तो ये क्या होता है, कंट्रीब्यूशनल मार्जिन और ग्रोस मार्जिन, CM, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड वॉल्यूम ऑफ टोटल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशनल मार्जिन हमारा क्या होगा, टोटल सेल्स और वॉल्यूम का वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस।
यही तो हमारे को बताएगा हमें कितना प्रॉफिट हो पाएगा। जितना ज़्यादा ये होगा, फॉर एग्जांपल कल वाली प्रॉब्लम जो पार्ले जी के बिस्किट पे पैकेट वाली प्रॉब्लम थी, उसमें अगर हम बात करें तो फिक्स तो हमारा ये तो 7,000 क्वांटिटी फिक्स है। अगर हमारा इन दोनों का डिफरेंस 1 था तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है, 7,000। अगर हमारा ये 2 हो जा रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट सीधा आधा हो गया, यानी कि हमारा 3500 यूनिट पे ही हमारा क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया। उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर हम इसको 3 कर देंगे तो वो और कम हो जाएगा। तो मतलब ये फैक्टर हमारा डायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारा प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। जितना ज़्यादा ये फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मार्जिन होगा। तो ग्रोस मार्जिन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्मॉल एस माइनस वी इंटू एक्स, स्मॉल एस माइनस वी इंटू एक्स। स्मॉल एस माइनस वी जो है इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी। अगर हम डायरेक्टली गवर्निंग इक्वेशन के साथ इसको अगर लिखेंगे तो ये हमारा किसके साथ, किसके इक्वल होता है, एफ प्लस पी के। और यहाँ से हम बात करें अगर सी एम निकालना है हमें कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन, तो वो क्या आ जाएगा, एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एक्स। ये हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन की इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी। बहुत सिंपल टॉपिक था, इससे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करना नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन कैलकुलेट करो, आपको कुछ टर्म्स दे रखी हो, फिक्स प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो और हमारे को नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ दे रखी हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया ना। ये कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन तो डायरेक्टली हम फिक्स प्राइस और इसको प्रॉफिट को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। ये हमारा आ गया, अगर अब बात करें ये हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन एफ प्लस पी, या फिर इसको एस माइनस वी भी लिख सकते हैं। अगर कभी आपको दे दे एस और वी ना दे और आपको फिक्स प्राइस और प्रॉफिट दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन बताओ, तो आप ये नहीं बोलोगे सर हमें ना तो एस दिया है ना वी दिया है। तो भाई एफ दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, इन दोनों को ऐड करो, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें सेल्स भी नहीं दे रखी और वेरिएबल प्राइस भी नहीं दे रखा और वो कहते हैं सर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में तो दोनों चीज़ें यही आनी थी। तो उस केस में क्या करना है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो भी हमारी वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। लास्ट टॉपिक आज का हमारा देखते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पहले तो हम ब्रेक इवन चार्ट जब बनाते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, कई सारी लाइनें हैं इसके अंदर। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ लिख लेते हैं पहले, प्रॉफिट वॉल्यूम पहले ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ ना बोल के इसको पीवी ग्राफ भी बोलते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ ना बोल के पीवी ग्राफ भी बोलते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ की, तो क्या आपको एक नॉर्मल सी बात बताओ मेरे को, ब्रेक इवन चार्ट जब हमने बनाया तो ब्रेक इवन चार्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की लाइन ली, उसके बाद ये टोटल कॉस्ट की लाइन ली, उसके बाद टोटल सेल्स की लाइन ली, और इतनी सारी लाइनें होने के बाद ये एरिया इसका है, ये एरिया इसका है, मतलब लॉस का और प्रॉफिट का। ये है केवल एक प्रोडक्ट के लिए। जब बात करें मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाएंगे तो ये लाइनें तो बढ़ती चली जाएंगी। अगर 2 भी प्रोडक्ट हो गए, कंसीडर करो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट के लिए ये लाइन हो गई एक इसकी यू कैन से फिक्स प्राइस की, ये लाइन हो जाएगी हमारी सेल्स की, और ये सॉरी टोटल कॉस्ट की, और ये लाइन हो जाएगी हमारी सेल्स की। तो 2 प्रोडक्ट होते ही इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ हो गया। और जब मल्टीपल 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट, अगर कोई भी एक कंपनी है जो 3-4 प्रोडक्ट के साथ या ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है, तो वो तो इस ग्राफ को पढ़ने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल बनाया गया, वो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बहुत ही सिंपल ग्राफ है। इसके साथ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, यू कैन से इसके अंदर प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस जो है हमारी, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम एक्स की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं।
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कंसीडर करो यहाँ पे है हमारी जीरो क्वांटिटी, ये हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, इस लाइन से ऊपर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस लाइन से ऊपर की तरफ रहेगा प्रॉफिट और इस लाइन से नीचे की तरफ रहेगा लॉस। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, वो भी पूरा क्लियर करेंगे। अगर हम बात करें, हमें पता है गवर्निंग इक्वेशन है हमारी सेल्स लाइन की, वो क्या है? सेल्स इज इक्वल टू फिक्स प्राइस प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही है, फिक्स प्राइस प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं एस माइनस वी, या फिर स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी कर लेते हैं, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस पी। ये हम कई बार कर चुके हैं, तो बार बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो p हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एफ के। यानी कि यहाँ पे अगर बात करो फिक्स अगर कॉस्ट हमारी 10,000 है तो ये माइनस 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा एक तरीके से माइनस का मतलब ही क्या है? यहाँ पे माइनस का मतलब आएगा लॉस और प्लस का मतलब आ जाएगा प्रॉफिट। तो बिल्कुल सिंपल सा नोटेशन, कुछ नहीं करना, हमें एक जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे जैसे हमारा x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी कुछ बढ़ेगी, यहाँ से हमारी यू कैन से प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जब तक ये नेगेटिव में रहेगा तो नीचे रहेगा, नेगेटिव में रहेगा नीचे रहेगा, मतलब हमारी लाइन यहाँ रहेगी। तो वो किसको डिनोट करेगा? वो डिनोट करेगा लॉस को। ठीक है, वो डिनोट करेगा लॉस को। जब इसके ऊपर आ जाएगा वो डिनोट करेगा प्रॉफिट को। और वो पॉइंट जहां पे हमारा प्रॉफिट और लॉस में आपस में इंटरचेंज हो रहा है, एक तरीके से लॉस वाला प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक ही लाइन ड्रॉ करने से हमें सब कुछ मिल गया जो हमारे को पिछले ग्राफ में मिल रहा था। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम जो लॉस है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? फिक्स प्राइस के बराबर। अगर हमारा x की वैल्यू 0 कर दें, मतलब यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 है ना, अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें तो p हमारा कितना आ जाएगा? माइनस एफ के इक्वल। और माइनस एफ जो है वो ये हो गया। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने बताया, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। क्वेश्चन आ चुका है, ये काफ़ी बार PSUs में पूछा भी जाता है, अलग अलग कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ में मैक्सिमम लॉस की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम लॉस की वैल्यू कितनी होगी? हमारी फिक्स प्राइस के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ है। बहुत सिंपल ग्राफ है। इसको यूज़ कब करेंगे? जब हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील कर रही हुई कोई कंपनी। फॉर एग्जांपल एक सेकंड प्रोडक्ट आया, उसको अगर मैं यहीं पे डिनोट करना चाहूँ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ में, मैंने रेड पेन लिया और मैंने यहाँ से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो मेरे को डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि इसमें यहाँ से पहले लॉस हो रहा था, यहाँ के बाद प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, थर्ड अगर प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा थर्ड लाइन अगर ऐसे बन गई तो हमें डायरेक्ट क्लियर हो यहाँ से पहले इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ के बाद प्रॉफिट। अगर मैं डायरेक्टली देखूँ तो इस पॉइंट के बाद तीनों प्रोडक्ट में कंपेयर करेंगे तो इस पॉइंट के बाद तो सारे प्रोडक्टों में हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो डायरेक्टली हम चूज कर सकते हैं कि भाई ये क्वांटिटी से ज़्यादा ही हमारा बिकना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। अगर इसके बारे में एक लाइन लिखना चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, इट इज़ एन इफेक्टिव टूल when a company is dealing with more than one product. It is an effective tool. It is an effective tool of evaluation. Effective tool of evaluation when a company is dealing with more than one प्रोडक्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि भाई प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ को हम कब यूज़ करेंगे, ब्रेक इवन चार्ट को कब यूज़ करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ को कब यूज़ करेंगे। तो इट इज़ एन इफेक्टिव टूल इन वैल्यूएशन व्हेन द कंपनी इज डीलिंग विद मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है,
तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ देख लिया। अब बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो भी बोलते हैं इसको। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, इसको पीवी रेशियो भी बोलते हैं। पीवी रेशियो के पहले बात समझते हैं। प्रॉफिट ऑब्वियसली हमें समझ में क्या आ रहा है, प्रॉफिट हमारा रुपीज़ में होगा और वॉल्यूम हमारा क्वांटिटी में होगा। तो ऑब्वियसली ऐसी बात है, ये हमारा वो वाला रेशियो तो नहीं है जिसमें हम दो क्वांटिटी सेम उसमें यूनिट में ले रहे हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा कब यूज़ करते हैं? पहली चीज़ तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ contributional margin to the total sales। इट इज द रेशियो ऑफ contributional margin to the total sales। साथ में रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स the probability of related to sales। पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन टू टोटल सेल्स। या अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं लिखूं पीवी रेशियो क्या होता है? ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन टू सेल्स का रेशियो। कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन क्या होता है हमारा? एस माइनस वी डिवाइडेड बाय एस। तो ये हमारा क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन टू टोटल सेल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस। और हमें क्या पता है? फिक्स प्राइस तो क्या है? फिक्स प्राइस हमारे को क्या पता है? फिक्स प्राइस तो वो प्राइस है जो हमारा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ चेंज ही नहीं होता। तो अगर हमें हमारे किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है तो हमें उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा है। जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी हमारा पीवी रेशियो ज़्यादा होगा। तो कंसीडर करो हमारे पास, या एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे क्या है, पीवी रेशियो जो होता है किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए किसी कंपनी में पीवी रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए सिंगल प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के साथ ना उसकी कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन जो उसका पीवी रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। कंसीडर करो हमारे पास 3 आइटम है, कोई कंपनी जो है 3 आइटम सेल कर रही है। एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन हम मान रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन उसका 0.71 है। एक दूसरा प्रोडक्ट है उनके पास, ये था रेफ्रिजरेटर। दूसरा प्रोडक्ट था उनके पास, मान लो एसी बेच रहे हैं, वो एसी में उनको कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन जो है उनका है 0.91। ठीक है, पहला मैं बात क्या कर रहा हूँ, पहला जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशनल पीवी रेशियो की वैल्यू क्या है? 0.71। और दूसरे में हमारा एसी अगर बात करें, एसी में हमारी कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन की वैल्यू है 0.91। और तीसरा हमारा कोई प्रोडक्ट मान लेते हैं जिसमें हमारा मान लो रेगुलेटर है या कुछ भी है जिसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशनल मार्जिन है पीवी रेशियो है 0.6। ठीक है, एक्स प्रोडक्ट है कोई भी। तो अगर कंपनी को एक तरीके से हमारी सेल्स बढ़ानी है, कंपनी को अगर हम अपनी सेल्स बढ़ानी है या फिर यू कैन से प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उस केस में वो कौन से प्रोडक्ट को प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, ये चीज़ बताने के लिए होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमें डायरेक्टली क्या पता चला है यहाँ से कि जब जिस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाएंगे तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो जो प्रोडक्ट हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है पीवी रेशियो की, उसको प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे।
और अगर बाय द वे हमें लग रहा है कि हमारा बजट आउट ऑफ बजट जा रही है चीज़ें, और या फिर यू कैन से हमें फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, हमें एक प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारा पीवी रेशियो सबसे कम दे रहा है उसको हम बनाना बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये एक तरीके से हमारा क्राइटेरिया होगा कि किस प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा उसकी प्रमोशन करनी चाहिए या किस प्रोडक्ट को हमें बंद कर देनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत इफेक्टिव टूल होता है हमारा पीवी रेशियो। ये नोट कर लो, इसके बाद 2 लाइनें लिखवा देता हूँ कि कब बढ़ाना चाहिए और क्या घटाना चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। जस्ट 2 लाइनें लिख लो कि फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स प्रेफर प्रोडक्ट विद हायर पीवी रेशियो। For increasing the sales, prefer product with higher PV ratio. For decreasing सेल्स डिक्रीज करना तो हमारा कभी भी पर्पस होता ही नहीं है। बस ये लगा लो एक तरीके से, अगर हमें कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर डिक्रीजिंग द सेल्स प्रेफर प्रोडक्ट विद लोअर पीवी रेशियो। तो जी आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा है। कर्म ऐसे करो कि फल मिले, तभी तो फल मिलेगा। कर्म अगर ढंग के करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लिया यार चलो देखी जाएगी एग्ज़ाम में, तब तो एग्ज़ाम कोई नहीं निकलने वाला। अगर एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो अपना मन एक जगह रखो, मन दिमाग एक जगह रखो और बहुत अच्छे से तैयारी करो। आपके एग्ज़ाम्स भी निकलेंगे, बहुत अच्छी जॉब भी लगेगी। इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो गेट में आज तक क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।